वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में समझेंगे, जो कि 1206 से 1526 का जो इतिहास काल रहा वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और इसमें हमने पिछले वीडियो में गुलाम वंश को समझा था कि गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और 1206 में उसने गुलाम वंश की स्थापना की और 1290 तक ये चला। अब गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश का यहाँ पे शासन रहा वो है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो शासन काल रहा पूरे दिल्ली सल्तनत में वो सबसे कम रहा, लगभग 30 वर्ष का शासनकाल इनका रहा, जो कि 1290 से 1320 का शासनकाल रहा, जो कि सबसे कम है दिल्ली सल्तनत में 30 वर्ष, ओनली 30 ईयर्स। जबकि गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा लगभग 84 वर्ष का था। अब खिलजी के बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, जिसका शासनकाल सबसे अधिक रहा यहाँ पे लगभग 94 ईयर्स का। तो इस वीडियो में हम खिलजियों को समझेंगे कि खिलजी वंश की क्या क्या बातें हैं जो हमें करनी है। इसमें हमें 3 शासकों के बारे में पढ़ना है। एक तो जलालुद्दीन खिलजी जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। दूसरा महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसका काल सबसे ज़्यादा रहा खिलजियों में। फिर इसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी, जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि अंतिम खिलजी वंश का शासक मुबारक शाह था। तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। तो ये जो खिलजी वंश का संस्थापक है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन रहा वो 1290 से 1296 1296 तक इसका शासनकाल रहा। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर्स मात्र एक बच्चा था 3 साल का, उसकी हत्या इसने करी और खुद को यहाँ का दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। जब ये शासन करने उतरा तो इसने एक नीति का पालन किया जिसे सद्भावना और समर्थन की नीति कहते हैं। सद्भावना और समर्थन की नीति इसने अपनाई। इसका मानना था कि लड़ाई झगड़े से कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसने सद्भावना और समर्थन की नीति का यहाँ पर पालन किया। इसके समय की ही एक बात है कि इसने एक ईरानी फ़कीर हुआ करता था, ईरानी फ़कीर, जिसका नाम आता है सीदी मौला। इस सीदी मौला को हाथी के पैरों तले इसने कुचलवा दिया था। हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था इसको, सीदी मौला को। ये भी किसके समय की बात है? जलालुद्दीन खिलजी के समय की बात है। अब इसके समय में एक विभाग की तरह अपन समझ सकते हैं कि एक इक्तादारी प्रथा थी। इक्तादार हुआ करते थे। इक्तादार का मतलब होता है कि जो अलग अलग रियासतें थी उनको अलग अलग लोगों को सौंप दिया जाता था और वहाँ पर एक एक व्यक्ति नियुक्त करके उनसे शासन करवाया जाता था। उनको इक्ता बोलते थे। तो इक्तादार हुआ करते थे। तो इक्ता का मतलब होता है भूमि, और वहाँ पर शासन करने वाला या फिर वहाँ की देखरेख करने वाला इक्तादार हुआ करता था। तो वैसे ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम है कड़ा व माणिकपुर। कड़ा व
मणिकपुर या माणिकपुर, इस जगह का इक्तादार हुआ करता था अलीगुर शाप। यहाँ का इक्तादार है जिसका नाम है अलीगुर शाप। तो अलीगुर शाप यहाँ का इक्तेदार है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है, वो दामाद भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा वो दामाद अलीगुर शाप कहाँ का इक्तेदार है? कड़ा और मणिकपुर का। और कड़ा और मणिकपुर के इक्तेदार अलीगुर शाप के द्वारा एक आक्रमण किया गया देवगिरी के ऊपर, और देवगिरी से लूट का माल ये लेके आया, वहाँ से लूटपाट करी और ये माल लेके आया। परंतु इक्तेदार की प्रथा के अनुसार इसने ये जो लूट का माल है ये राजधानी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के पास नहीं भिजवाया। जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चला कि ये देवगिरी से लूट का माल लेके आया है, तो वो कड़ा और माणिकपुर जाता है, और कड़ा और माणिकपुर जाता है और अलीगुर शाप से वो लूट का माल लेने के लिए ये गया। तो अलीगुर शाप के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अलीगुर शाप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से शासक बनता है। तो जलालुद्दीन के बाद इसका दामाद या फिर इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, ये शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, जिसका ओरिजिनल नाम हमने देखा, जिसका ओरिजिनल नाम क्या है? अलीगुर शाप है। तो ये यहाँ पर शासक बन गया। अब अलाउद्दीन खिलजी की जो रणनीति थी वो ये इसकी रणनीति साम्राज्यवादी थी। साम्राज्यवादी नीति का ये प्रयोग करता था, यानी कि अपने साम्राज्य को ये बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसको ज़रूरत थी सेना की, और अगर सेना बड़ी होगी तो उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा होगी, और उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हुई तो उसको पूरी करने के लिए इसने एक नीति अपनाई जिसका नाम था बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण नीति साम्राज्यवादी विचारधारा इसकी थी। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इसको सेना की ज़रूरत थी, और सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नीति की इसने सहारा लिया, बाजार नियंत्रण नीति। इसमें इसने 3 तरह के बाजार बनाए। जो पहले प्रकार का बाजार इसने बनाया वो बनाया खाद्यान्न व तेल का बाजार, तेल बाजार, जहाँ से खाने पीने की वस्तुएं और तेल की सामग्री की आपूर्ति सेना के लिए हो और जनता के लिए भी हो। दूसरे प्रकार का बाजार इसने बनाया मवेशी, पशु व घोड़ों का बाजार। अगर सेना को घोड़ों की ज़रूरत है तो घोड़े भी, और पशु पक्षी की जिनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि पक्षी उस समय संदेशवाहक के तौर पर यूज़ किए जाते थे, तो जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो इस बाजार से सेना के लोग प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का इसने बाजार बनाया महंगे कपड़ों का बाजार, महंगे कपड़ों का बाजार। तो इन सब बाजारों के होने से उस समय दिल्ली जो सल्तनत थी उसकी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार आया। दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति उसमें काफ़ी सुधार आया। तो बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा लागू की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और बाजार नियंत्रण नीति के साथ ही इसने एक विभाग भी बनाया जिसको हम बाजार विभाग के नाम से जानते हैं। तो बाजार विभाग की इसने स्थापना की, और इस बाजार विभाग को बोला जाता था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, दीवान का मतलब डिपार्टमेंट। तो मार्केट का डिपार्टमेंट इसने बाजार विभाग बनाया दीवान ए रियासत के नाम से। और एक विभाग इसके द्वारा और बनाया गया गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग, तो गुप्तचर विभाग का नाम इसके द्वारा रखा गया वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का नाम है। वरीद का मतलब होता है संदेशवाहक।
वरीद का मतलब क्या होता है? संदेश वाहक। तो वरीद ए ममालिक नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वरीद ए ममालिक नामक ये जो संदेश गुप्तचर विभाग बनाया गया, इसका कारण ये था कि उस समय बहुत सारे इक्तेदार हुआ करते थे और इक्तेदारों को जो ये सामग्रियां हैं ये उपलब्ध करानी रहती थी। तो इक्तेदार क्या है कि घोड़ों की गिनती करवा के ये सामग्रियां लेते थे कि हमारे पास इतने घोड़े हैं, उनके लिए इतना खाद्यान्न चाहिए, इतना चारा चाहिए और इतना पैसा चाहिए। तो इक्तेदार क्या करते थे कि दूसरे इक्तेदार, जैसे मान लो कि किसी इक्तेदार के पास अलाउद्दीन खिलजी के लोग वहाँ की जो है इंस्पेक्शन करने पहुँचे, तो एक इक्तेदार दूसरे इक्तेदार के घोड़े भी अपने में शामिल करके ज़्यादा दिखा देता था और ज़्यादा दिखा के ज़्यादा सामग्री प्राप्त कर लेता था। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। और एक और चीज़ इसने की कि जो घोड़े होते थे उन पर इसने क्या है कि एक सील लगा दी। सील मतलब इस इक्तेदार की ये सील, दूसरे इक्तेदार के घोड़ों पर दूसरी सील। तो उस नीति को बोलते हैं दाग एवं चेहरा नीति। तो एक और नीति हमें ध्यान रखनी है, दाग तथा चेहरा नीति। तो ये घोड़े पर दाग देते थे, एक गरम करके एक सील उसके जो स्किन है उस पर गाड़ दी जाती थी, तो उससे पता चल जाता था कि ये इस इक्तेदार के ये घोड़े हैं, ताकि उस समय करप्शन या फिर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। तो दाग और चेहरा नीति, गुप्तचर विभाग, वरीदे मुमालिक, दीवाने रियासत और बाजार नियंत्रण के लिए 3 बाजारों की स्थापना। इस तरह से ये कुछ प्रयास किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब बात करते हैं इसके सैन्य अभियानों की कि कौन कौन से सैन्य अभियान अलाउद्दीन के द्वारा चलाए गए। तो सैन्य अभियान, तो जो पहला सैन्य अभियान था इसका वो था गुजरात के खिलाफ। तो गुजरात के खिलाफ 1298 में इसके द्वारा आक्रमण किया गया और वहाँ पर जो शासक था वो था कर्णदेव। कर्णदेव कहाँ का शासक था? गुजरात का। और कर्णदेव जो था ये बघेल वंश का राजपूत शासक था। बघेल वंश का शासक। तो बघेल वंश के शासक कर्णदेव पर किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। और इसी कर्णदेव के शासन अभियान के दौरान ही इसको एक गुलाम मिलता है जिसका नाम आता है मलिक कफूर। मलिक कफूर ही इसको इस अभियान के दौरान मिला था। दूसरा इसका सैन्य अभियान था रणथंबोर के खिलाफ, जो कि 1301 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। तो रणथंबोर के उस समय शासक थे हमीर देव उस समय रणथंबोर के शासक थे। और हमीर देव की जो पत्नी है जिनका नाम आता है रंगा देवी। तो जब हमीर देव पे आक्रमण किया जो कि राजपूत शासक है, तो रंगा देवी के द्वारा यहाँ पर जो और भी स्त्रियाँ थीं महल की, रंगा देवी के जो पत्नी थी हमीर देव, उसके साथ उन स्त्रियों ने जौहर किया। और पहला भारतवर्ष में पहला जौहर का प्रमाण हमें मिलता है रणथंबोर से, जो किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। और ये जो बातें हैं ये हमें अमीर खुसरो द्वारा प्राप्त होती है। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक जो कवि थे, एक लेखक थे अमीर खुसरो, उनके द्वारा ये जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। तो रणथंबोर 1301 ईस्वी में हमीर देव के ऊपर आक्रमण। तीसरा जो अभियान था अलाउद्दीन का वो मेवाड़ के ऊपर था, चित्तौड़ के ऊपर 1303 ईस्वी का, जहाँ पर रावल रतन सिंह यहाँ पे शासन करते हैं। और इनकी पत्नी जो थी पद्मिनी,
तो रानी पद्मिनी के द्वारा यहाँ पर जोहर किया जाता है। क्योंकि जब राजपूत शासक युद्ध में जाते हैं और जब ये आशंका होती है कि शासक की मृत्यु हो जाएगी या फिर युद्ध हार जाएंगे, तो जो स्त्रियां होती थी वो अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खुद को अग्निकुंड में समाहित कर देती थी। तो उसी को जोहर कहा जाता है। तो रणथंभौर में रंगा देवी के द्वारा जोहर किया गया, जो कि पहला जोहर है। और मेवाड़ में जब आक्रमण किया गया तो मेवाड़ पे चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया। और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद रख दिया गया था। उसके बाद जो चौथा इसका सैन्य अभियान था वो मालवा के खिलाफ था 1305 ईस्वी में। और पांचवा जो सैन्य अभियान था वो जालोर के खिलाफ है 1311 ईस्वी का। तो इस तरह इसके सैन्य अभियान है जिसमें रणथंभौर, मेवाड़ और गुजरात का अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ सैन्य अभियान है जिसके बारे में हमने बात की। और इन्हीं सैन्य अभियानों के चलते जो अलाउद्दीन खिलजी है वो खुद को उपाधि देता है और खुद को ये सिकंदर सेकंड की उपाधि देता है। सिकंदर सेकंड, सिकंदर द्वितीय, खुद को दूसरा सिकंदर मान के ये खुद को उपाधि देता है। तो ये कुछ बातें थी जो इसके सैन्य अभियान से जुड़ी है। अब कुछ और बातें करते हैं अमीर खुसरो से रिलेटेड, जो कि इसके दरबार में है। और कुछ वास्तुकला के बारे में बात करते हैं जो हमें अमीर खुसरो से पता चलती है। वास्तुकला, तो वास्तुकला में अलाउद्दीन के द्वारा अलाई दरवाज़ा बनवाया गया। अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है। ये जो दरवाज़ा है कुतुब मीनार की एंट्री के पास, तो ये जो अलाई दरवाज़ा है इसके किसके द्वारा बनवाया गया? अलाउद्दीन के द्वारा। और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक श्री किला बनवाया गया। दिल्ली के पास का क्षेत्र है श्री किला, और श्री को ही राजधानी बनाया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। क्योंकि मंगोलों का काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होता था तो उनसे बचने के लिए श्री जगह को राजधानी बनवाया गया था। तीसरा हमें ध्यान रखना है कि 1000 खंभों का एक पैलेस बनवाया गया था। 1000 खंभों का एक पैलेस बनवाया गया था इसके द्वारा, जिसका नाम आता है हसार सुतून। हसार सुतून। चौथा हमें ध्यान रखना है एक पानी की टंकी बनवाई गई थी जिसका नाम आता है हौज कास। ये पानी की टंकी बनवाई गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये सब जो जानकारियां हैं ये हमें कहाँ से मिलती है? ये कुछ ग्रंथों का हमें ध्यान रखना है। जैसे जो पद्मावती वाला जो रावल रतन सिंह मेवाड़ पर आक्रमण है उसकी जानकारी हमें मिलती है पद्मावत पुस्तक से। पद्मावत पुस्तक, जिसके जो लेखक है वह है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और अमीर खुसरो जो दरबारी विद्वान थे अलाउद्दीन के, इनको एक उपाधि दी थी तूती ए हिंद की। तो इनके द्वारा भी जो अलाउद्दीन से जुड़ी हुई बातें हैं वो लिखी गई। हालांकि जो अमीर खुसरो हैं वो शिष्य हैं किसके? निज़ामुद्दीन औलिया के। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। और जो दोनों की समाधि जो है वो दिल्ली में बनी हुई है। तो निज़ामुद्दीन औलिया, उनके शिष्य अमीर खुसरो, दोनों की जो समाधि है, निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत हुआ करते थे, उनके शिष्य थे अमीर खुसरो, और जो दोनों की समाधि है वो हमें दिल्ली में मिलती है।
तो बाकी सब चीज़ों की हमने बात करी। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि जो मलिक कफूर है, मलिक कफूर जो कि कहाँ से मिला था, गुजरात अभियान के दौरान ये मिला था अलाउद्दीन को। तो मलिक कफूर ने दक्षिण भारत में जो अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो ये दक्षिण भारत के अभियानों में ये सेनापति नियुक्त किया गया था। और जब इसको सेनापति नियुक्त किया गया तो इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और दक्षिण भारत में तेलंगाना जगह पर जब आक्रमण किया तो वहाँ का एक शासक हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव सेकंड। तो प्रताप रुद्रदेव सेकंड जो कि शासक था तेलंगाना का, उसने मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा भेंट किया गया प्रताप रुद्रदेव के द्वारा। और प्रताप रुद्रदेव का समर्पण जब मलिक कफूर के सामने हुआ तो इसने अपनी एक सोने की मूर्ति में जंजीरें बांध के और उसको एक प्रतीक के रूप में दर्शाया कि मैंने आपके सामने समर्पण कर दिया है। उसके बाद एक और आक्रमण इसने किया और वो था रामेश्वरम के मंदिरों को तोड़ा। तो मदुरै में आक्रमण हुआ और वहाँ पर रामेश्वरम मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की गई। वहाँ पर काफ़ी पैसा लूटा गया इनके द्वारा। तो ये था। और जो मलिक कफूर है, ये जब इसको गुजरात अभियान के दौरान प्राप्त हुआ था तो इसका जो पुराना जिसका एक गुलाम था उसने इसको 1000 दिनार देकर खरीदा था। तो इसका एक और नाम हमें मिलता है 1000 दिनारी। 1000 दिनारी। तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक कफूर को, जो किसका गुलाम है? जो गुलाम है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और एक और चीज़ की हम बात करेंगे कि जो अपनी जो दिल्ली जो जगह है, दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण की नीति का पालन किया था और बाजार विभाग की स्थापना की थी। तो ये जो सब जानकारी है हमें कि दिल्ली की स्थिति, आर्थिक स्थिति बदलने के लिए किसने प्रयास किया, क्या प्रयास किया, ये सब हमें जो है एक पुस्तक से पता चलता है जिसका नाम है तारीख-ए-फिरोज़शाही। तारीख-ए-फिरोज़शाही से हमें इन बातों का पता चला। और तारीख-ए-फिरोज़शाही लिखने वाले लेखक का नाम है जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी। तो जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है तारीख-ए-फिरोज़शाही, जिससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में पता चला। तो ये सब बातें थी जो हमने बात करी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगला शासक यहाँ पर बनेगा वो बनेगा इनका पुत्र, जिसका जो नाम आता है वो है मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह जो खिलजी है वो इतना योग्य नहीं था। कहा जाता है कि बिना कपड़ों के दरबार में आ जाता था और कुछ ज़्यादा साम्राज्यवादी जो भी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी नियम कायदे बनाए थे वो सब इसने हटा दिए थे। और कुछ समय बाद इसकी हत्या हो जाती है और यहाँ पर खिलजियों का जो शासन है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बात करी हमने खिलजी वंश की, जो 1290 से 1320 तक का इनका शासनकाल रहा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तो थैंक यू साथियों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।